हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में जो है हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति को देखा था। अच्छा, आज जो है क्लास 9th का फ्रांस की क्रांति जो है एनसीईआरटी की, उसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, वे बच्चे जो 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और जिन्हें एनसीईआरटी की फ्रांस की क्रांति समझने में दिक्कत हो रही है, वे इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन, फ्रांस की क्रांति। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस में लोगों का धावा हो जाता है और लोग जो हैं पावरोटी की कीमत बढ़ जाती है। इन सब के वजह से जो है क्रांति कर बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो टैक्स जो बस 3rd स्टेट वाले को ही देना था, पादरी और कुलीन वर्ग को नहीं देना था, तो इसकी वजह से नेशनल असेंबली बनता है। अच्छा, एक जो है बीच में क्या हुआ था कि नया टैक्स लगाना था सरकार को, जो है लुई 16 जो था उसको नया टैक्स लगाना था, क्योंकि फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था 10 लिब्रे का। तो नया टैक्स लगाना चाहता था, इसलिए प्रतिनिधि सभा को बुलाता है और इसमें जो है 3rd जो स्टेट थे मध्यम वर्ग वाले, वे कहते कि एक वोट हम लोग दिया जाएगा, तो ये राजा स्वीकार नहीं करता। तो ये लोग जो है 20 जून को चले जाते हैं टेनिस कोर्ट में और वहाँ पे निर्णय लेते हैं कि हम लोग जो है एक प्रतिनिधि सभा बनाएंगे और वो जो है राजा की शक्तियों को कम करेगा, ऐसा हम लोग संविधान तैयार करेंगे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो टेनिस कोर्ट में ये गए थे जो प्रतिनिधि सभा, और इन्होंने जो संविधान तैयार किया था उस पर एक फ़ोटो ड्रॉ किया गया है, फ़ोटो बनाया गया है टेनिस कोर्ट की शपथ पे, विशाल पेंटिंग, जिसको बनाया है जॉन लुई डेविड के द्वारा। तो ये VVI है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान देंगे। तो जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। तो फ्रांस में शांति तो बिल्कुल भी नहीं थी, चारों तरफ जो है फ्रांस आंदोलित ही हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की जो कीमतें हैं आसमान छू रही थी। फसल जो है बर्बाद हो चुका था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गया था और पावरोटी जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया था। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। अब कोई भी दुकानदार है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहेगा, तो बेकरी वाले ऐसा ही कर रहे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार करने के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। ठीक है, और दुकान पे ही ये औरतें धावा बोल देती हैं। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था और क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उससे नेस्तनाबूद कर दिया। तो कुल मिला के यही सब घटनाएं हो रही थी फ्रांस में। कहीं पे भी शांति नहीं थी, चारों तरफ पावरोटी की कीमतें बढ़ी थी, राजा की निरंकुशता के कारण हर जगह फ्रांस में जो है आक्रमण ही आक्रमण हो रहा था। अब आगे चलते हैं। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो फाइनली जो है नेशनल असेंबली को मान्यता देना ही पड़ा राजा को, क्योंकि वो नहीं देता तो राजा के साथ कुछ भी हो सकता था। और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश रहेगा, यानी कि अब जो भी करेगा वो फ्रांस में संविधान सभा ही करेगा, राजा सिर्फ नाम मात्र का रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। ये VVI लगा लीजिए। करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को रद्द कब किया गया फ्रांस में? तो 4 अगस्त 1789 को रद्द कर दिया गया सामंती व्यवस्था को। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने को छोड़ देने के लिए विवश किया गया था। तो पादरी वर्ग थे, उनको क्या क्या विशेषाधिकार था? एक तो धार्मिक टैक्स लेते थे, ऊपर से टैक्स देते भी नहीं थे, तो ये सभी चीज़ें जो है उनसे छीन ली गई। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। फाइनली धार्मिक कर कौन सा था? टाइद था धार्मिक कर, तो इसको समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जो है जब्त कर लिया गया। चर्च का स्वामित्व वाला भूमि कौन सा था? ये जो चर्च है, मानते ये एक चर्च है और चर्च का इतना भूमि है, तो इन सभी चीज़ों को अधिग्रहण कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे, फ्रांस में ऐसे तो टैक्स जो कर्ज था वो 10 अरब लिब्रे का चढ़ चुका था, उससे पहले 2 अरब था ही, तो 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। तो जो है इन सब चीज़ों से 20 अरब लिब्रे फ्रांस के हाथ में आ गया पैसा संविधान सभा में। अच्छी बात थी। आगे देखते हैं। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। संवैधानिक यानी कि संविधान भी है उसमें, और राजतंत्र यानी कि राजा भी है, तो दोनों चीज़ हो गया। ठीक है, फ्रांस में संविधान भी बन गया और राजतंत्र भी है, यानी कि संविधान भी है, राजा भी है, दोनों। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप जो है पूरा कर लिया। नेशनल असेंबली जो है 1789 से बना रहा था अपना संविधान और 91 में फाइनली इसका प्रारूप कंप्लीट हो गया।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। जानते ही हैं हम लोग, ये तो पहले ही डिसाइड किया था कि जब तक हम लोग सम्राट की शक्तियों को सीमित नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग जो है मानेंगे नहीं। वही हुआ। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में हस्तांतरित एवं विभाजित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस ने संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे हमारे भारत में अलग है ना, वैसे ही फ्रांस में भी अलग अलग कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा। अब एक ही व्यक्ति के पास, जैसे राजा के पास सारी शक्तियाँ थी, वो न्यायपालिका का भी पावर रखा था, पार्लियामान नामक जो न्यायालय था उसका भी पावर रखा था, बट अब जो है सब चीज़ अलग कर दिया गया और इसमें जो है अधिकार नहीं मिला किसी एक व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को। अब फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा हो गई। कब हुई? 1791। विशेष ध्यान रखिएगा इसे। इसी में जो है, अच्छा इसे हम लोग बाद में देखेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग समझ लेते हैं नीचे। तब सन 1791 में संविधान को कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया कि अब आप संविधान बनाइए। 1791 तक क्या हुआ था? प्रारूप तैयार किया गया था, अब संविधान बनने लगा। नेशनल असेंबली को अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता जो है किसी को चुनी, मतलब कुछ लोगों के समूह को चुनी और ये लोग जो है संविधान सभा को चुने। तो इस तरीके से जो है अप्रत्यक्ष तरीका होता है। अच्छा, हमारे भारत में जैसे हम लोग लोकसभा वाले को चुनते हैं, विधान परिषद वाले को विधानसभा वाले को चुनते हैं और विधानसभा वाले विधान परिषद वाले को चुनते हैं और राज्यसभा वाले को चुनते हैं, है ना। तो उसी तरीके से, या फिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, हम लोग अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, वे प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो वैसे ही अप्रत्यक्ष तरीके से जो है चुनाव होने लगा था। सबसे पहले जो है नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली सदस्यों को चुनते थे। ठीक है, तो यही चीज़ है। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था। तो किसको किसको मत देने का अधिकार? तो जो 25 साल से ज़्यादा के थे और सिर्फ मेल, यानी कि सिर्फ पुरुष को, महिलाएं नहीं थी उसमें। और ये जो हैं, ये 25 साल से अधिक उम्र वाले जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। तो मत का अधिकार उन्हें ही दिया गया था जो 25 साल कंप्लीट कर लिए हों और 3 दिन का टैक्स चुका सकते हों, उसे ही जो है दिया गया था अधिकार। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और 25 साल से कम उम्र के पुरुष और साथ ही 3 दिन का टैक्स नहीं दे पाया वे पुरुष, और महिलाएं तो ऐसे ही, चाहे वह टैक्स दे ना दे, वो तो निष्क्रिय ही नागरिक थी। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यदि आपको असेंबली में जाना, नेशनल असेंबली में, तो आपको हाई टैक्स पे करना पड़ता था। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप नेशनल असेंबली में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पैरा को देख लेते हैं क्या कहता है। सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग। सक्रिय नागरिक उन्हें कहते थे जिसे मत का अधिकार प्राप्त था। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग ऐसे थे जो सक्रिय नागरिक थे। ठीक है, और बाकी सब लोग निष्क्रिय नागरिक हो जाएंगे। निष्क्रिय नागरिक किसे कहते हैं? मताधिकार प्राप्त नहीं है जिसे। लगभग 30 लाख पुरुष, महिला और बच्चे, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मत का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो 25 साल से कम के थे, 3 दिन का टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो इन्हें मत का अधिकार नहीं था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ देखिए चित्र 8, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ला बारबिये द्वारा बनाया गया चित्र। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो जब जारी हुआ ना 1790 में, तो इसका एक फ़ोटो बनाया गया। किसके द्वारा? ला बारबिये के द्वारा। और ये फ़ोटो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ना आगे दिया गया है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ला बारबिये के द्वारा बनाया गया चित्र। तो इसे हम लोग देख लेंगे बाद में, पहले आगे चलते हैं यहाँ पे घोषणा पत्र के बारे में कि ये है क्या, कैसा है ये घोषणा पत्र, क्यों लाया गया। 27 अगस्त 1789 को द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। अच्छा, ये जो डेट है 27 अगस्त वाला, 27 अगस्त 1789, ये SCRT का है। ठीक है, बिहार बोर्ड। तो संविधान जो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। तो संविधान जो इन लोगों का बनना स्टार्ट हुआ था
पुरुषों को और नागरिकों को क्या अधिकार मिलेगा, उसके घोषणा पत्र के साथ ये शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। तो ये सभी जो अधिकार थे कौन कौन से, तो जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक अधिकार, यानी कि नैसर्गिक का मतलब होता है ना कि जो जन्म से ही प्राप्त हो, और अहरणीय यानी कि जिसे हरा नहीं जा सकते, जिसे छीना नहीं जा सकते। तो इन तीनों अधिकारों को ये इस कैटेगरी में डाल दिया गया और राज्य को यह विशेष ध्यान देना था कि इन सभी चीज़ों को किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जाए। ठीक है। अच्छा, हमारे में भी, क्या भारत के संविधान में भी ये अधिकार दिए गए हैं? बिल्कुल दिए गए हैं। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, किसी भी व्यक्ति का प्राण नहीं ले सकते हैं, ना ही खुद का प्राण ले सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 और कानूनी बराबरी का अधिकार आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो हमारे में देश में भी ये रूल है। चलिए देख लेते हैं पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आ रही थी। तो आप लोग समझ गए ना कि संविधान सभा जो है वो एक प्रारूप तैयार किया 1791 में, उसके बाद उस पर संविधान बनाना स्टार्ट किया और जब वो प्रारूप तैयार किया ना तो उसमें पुरुष और नागरिकों का घोषणा पत्र जारी किया। और वो घोषणा पत्र क्या था, तो उसके बारे में है कि कैसे कैसे अधिकार दिए गए थे लोगों को। पहला है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते भी और उनके अधिकार भी समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य है कि आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, कैसे राजनीतिक संगठन, उसका क्या कर्तव्य है कि जितने भी नागरिकों के नैसर्गिक अधिकार हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रति प्रतिरोध का अधिकार, इन सब चीज़ों को जो है संरक्षित रखना जो है राजनीतिक संगठन का काम है। तीसरा देख लेते हैं, समग्र संप्रभुता के स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। कहना क्या चाहता है कि समग्र संप्रभुता यानी कि जितनी भी, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। ये भारत है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई देश आंतरिक या बाह्य दोनों रूप से अपने निर्णय लेने के लिए खुद ही स्वतंत्र हो। ठीक है, सारे निर्णय अपने स्वतंत्र रूप से ले तो उसे ही संप्रभुता कहते हैं, यानी कि आंतरिक और बाह्य तरीके से स्वतंत्र हो तो उसे संप्रभुता कहेंगे। ठीक है, तो समग्र संप्रभुता, जितनी भी संप्रभुता है उसका स्रोत क्या होगा, राज्य में निहित होगा। ना ही राजा के पास होगा, ना ही संसद के पास होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जिससे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसा काम नहीं करेगा जो जनता स्वीकृति नहीं दिया हो। ठीक है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो, यानी कि हमें वहीं तक स्वतंत्रता मिली है जहाँ तक कोई और व्यक्ति उससे प्रभावित ना हो। ठीक है, जैसे कि हमें मिली है बोलने की आज़ादी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जाके किसी को गाली बकने लगे या फिर कुछ भी करने लगे। हमें मिली है घूमने फिरने की आज़ादी, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम किसी व्यक्ति के ऐसी चीज़ों को ऐसे उस व्यक्ति के पर्सनल रूम में चले जाए या फिर कुछ भी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं स्वतंत्रता के लिए। आगे देखते हैं पाँचों, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। किसके पास, कानून के पास। यदि समाज में कोई चीज़ हो रहा है, कोई हानिकारक चीज़, जैसे कहीं पे छुआछूत चल रहा है, तो इस सब चीज़ों के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, उस पर पाबंदी लगाने का अधिकार किसके पास है, कानून के पास है। आगे देखते हैं, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सामान्य इच्छा यानी कि सामान्य लोगों की इच्छा। ठीक है, कानून जो है वो सामान्य लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है जो नागरिकों की व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कहना क्या चाहता है यहाँ पे, समझिए। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, या वो किसी को चुने और वो व्यक्ति प्रतिनिधि को चुने। ठीक है, मतलब
कानून बनाने वाले को चुने, के माध्यम से निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं। हमारे भी देश में आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, तो कानून की नज़र में सभी बराबर है। चलिए आगे। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता, ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता। सीधा सीधा बात, रॉलेट एक्ट। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा जाए तो लेटर्स द कैसेट जो है बिना अभियोग के ही, बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो वही कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो भी कानून की प्रक्रिया के बाहर। यानी कि कानून कह रहा है कि नहीं, ये व्यक्ति सही है, दोषी नहीं है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 11वां देख लेते हैं। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है। जितने भी व्यक्ति हैं सभी को बोलने की आज़ादी है, लिखने और छापने की आज़ादी है। भारत के संविधान में देखें तो आर्टिकल 19। लेकिन कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यदि वो व्यक्ति जो है कानून का दुरुपयोग करता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो व्यक्ति खुद ही लेगा। 12 देख लेते हैं। सार्वजनिक सेना प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। यानी कि देश को चलाने के लिए तो ऑब्वियस बात है, पैसे की आवश्यकता है। तो फ्रांस में क्या किया गया कि कहा गया कि एक नॉर्मल सा कर लगेगा, सामान्य कर लगेगा। सभी नागरिकों को पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाना जाना चाहिए। जितने भी फ्रांस के नागरिक हैं सभी पर कर लगेगा और उनकी आय के अकॉर्डिंग लगेगा। हमारे भी देश में ऐसा ही होता है। धनी लोग जो है ज़्यादा टैक्स देते हैं, जो थोड़े गरीब हैं तो वो थोड़े से ही टैक्स देते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम वहाँ पे भी लगाया गया। ठीक है। चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। फ्रांस में जो घोषणा पत्र आया उसमें लोगों ने क्या कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है एक पावन अधिकार है और अनुलंघनीय अधिकार है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति से जो है ये अधिकार नहीं छीना जाएगा। यानी कि जिसके पास संपत्ति है उससे नहीं लिया जाएगा जब तक कि विधि यानी कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा देना जरूरी है। तो तब तक लोगों से ज़मीन नहीं ली जाएगी जब तक कोई सार्वजनिक काम न किया जा रहा हो, जैसे हॉस्पिटल, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सभी चीज़ें सार्वजनिक हित के लिए हैं। तो ये सभी चीज़ बनाने के लिए, देश का डेवलपमेंट करने के लिए, देश का डेवलपमेंट करने के लिए ही क्या किया जाएगा? संपत्ति ली जाएगी। और संपत्ति लेने के पहले अग्रिम मुआवजा यानी कि लेने के पहले ही मुआवजा देना होगा इन लोगों को। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रांस में जो है पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो जारी हुआ था उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। स्रोत ख, क्रांतिकारी पत्रकार जॉ पलमरा, ये VVI लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ने अखबार लामी द पल्प यानी कि जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। ये जो अभी हम लोग घोषणा पत्र पढ़ रहे थे ना, उस पे इन्होंने जो है जॉ पलमरा ने टिप्पणी की थी अपने पेपर में। उस पेपर का नाम क्या था? तो जनता का मित्र यानी कि लामी द पल्प। ये क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि अखबार लामी द पल्प या फिर जनता का मित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉ पलमरा के द्वारा लिखा गया। उस पर इन्होंने टिप्पणी दी थी कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्वक तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ़ वर्ग कानूनों को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानूनें तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लामी द पल्प से उद्धृत। कुल मिला के इनका कहना था कि जैसे अमीरों पर जो है कानूनों के द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है गरीबों ने, उसी प्रकार अमीरों का भी करेंगे। मतलब कि कुलीन को हटा दिए हैं अमीर जो थे, अमीर और पढ़े लिखे मध्यम वर्ग। उसी प्रकार अमीर जब बहुत ज़्यादा शोषण करने लगेंगे तो वो गरीबों के द्वारा वैसे ही होगा उनके साथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो बताया था ना, यहाँ पे
कि पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जब लागू हुआ 1790 में, तो एक चित्रकार थे ले बार्बिया, उन्होंने फ़ोटो बनाए और वो फ़ोटो जो है यहाँ पे दिया गया है। ले बार्बिया की पेंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन इससे ऐसे पूछेगा कि नागरिक और मानवाधिकार घोषणा पत्र जो जारी हुआ उस पर फोटो किसने बनाया, तो ले बार्बिया ने बनाया। ठीक है, कब बनाया, तो 1790 में बनाया। उन्होंने किन किन प्रतीकों का प्रयोग किया, आइए देख लेते हैं। पहला, टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक थी। तो दास को जो है बांध करके ले जाया जाता था जंजीर में, तो जब वो टूटा हुआ जंजीर हुआ यानी कि दास आज़ाद हो चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। अच्छा, हम लोग बचपन में क्या सुनते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है आसानी से, और ढेर सारी जब लकड़ियाँ आ जाए तो उन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, चार भाइयों की कहानी वाला। तो ये वही है। ठीक है, मान के चल सकते हैं आप लोग कि छड़ों का बर्छीदार गट्ठर जो है एकता का प्रतीक है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, यह एक सर्वदर्शी ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि सब चीज़ देख रही है ये आँख, और ये ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को जो है मिटा देती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं, इसका कहना था। राजदंड, जो हम लोगों में संगोल था, कुछ ही समय पहले बहुत न्यूज़ में चर्चे में आया था। तो राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। ठीक है, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये जो सांप आप लोग देख ही रहे होंगे, ये अपनी पूंछ को ही खुद के मुंह में ले लिया। सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, ये अंगूठी होता है, इसका कोई भी और छोर नहीं होता। तो यही है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, जो कि सनातनता का प्रतीक है। लाल फ्राइजियन टोपी, ऐसे इसका कहानी काफ़ी लंबा चौड़ा है, आगे हम लोग देखेंगे लोग। लाल फ्राइजियन टोपी जो है दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जब दास स्वतंत्र हो गया ना, दास, तो उनके द्वारा ये लाल टोपी पहने जाने लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं। नीला, सफ़ेद, लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से थे, तो नीला था, सफ़ेद था और लाल था। तो BWR से आप याद कर सकते हैं। डैनों वाली स्त्री, ये डैना यानी पंख, ये पंख वाली स्त्री जो है ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये है कानून के मानवीय रूप का, यानी कि कानून जो है वो मानव के रूप में है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है विधिपट, कानून सबके लिए समान है, उसकी नज़र में सब बराबर है। ये विधिपट का फोटो है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून जो है कानून की नज़र में सभी बराबर है। अच्छा, भारतीय ये में देखा जाए संविधान में, तो आर्टिकल 14 जो है कानून विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, उसकी बातें करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है। सबसे पहले 1774 में बनता है लुई 16वां राजा, यहीं से फ्रांस की क्रांति आरंभ होने लगती है। ठीक है, अब इसके बाद में 1791 में संवैधानिक राजतंत्र बनता है। क्या संवैधानिक राजतंत्र बनता है फ्रांस। अब इसके बाद में ये राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र, संविधान भी हो और राजतंत्र भी हो, यानी कि संविधान भी हो और राजा भी हो, दोनों। अब यहाँ से ये गणतंत्र कैसे बनता है, टोटली गणतंत्र, इसकी स्थापना कैसे होती है, इसे अब हम लोग देखेंगे। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु प्रसा के राजा से उसको गुप्त वार्ताएं भी चल रही थी। तो फ्रांस का जो राजा था वो तो संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन क्या हुआ था कि वो अगल बगल के देशों के राजा से जो है बात कर रहा था, और वो भी मतलब कि हाँ, हमसे राज्य छीन चुका है और कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है एक सेना की टुकड़ी लेकर के जो संविधान बनाने हैं वाले हैं उन पे आक्रमण करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए और फिर से राजतंत्र लाना चाहिए। इस टाइप की बातें जो है लुई 16वां करने लगा था, किससे, फ्रांस के राजा से। ठीक है, फ्रांस की घटनाओं ने अन्य पड़ोसी देशों के शासक को भी चिंतित की थी। ऑब्वियस बात है, यदि हमारे देश के अगल बगल में, मानते हैं कि आज से हम लोग 200-300 साल पीछे चले जाएं और राजतंत्र है, ठीक है, तो हमारे देश के बगल वाले देश में कहीं पे राजतंत्र समाप्त हो रहा हो और वहाँ गणतंत्र की स्थापना हो रहा हो, तो हमारे भी देश के राजाओं को यह चिंता हो ही जाएगी कि हमारे देश में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता भड़क जाए और वहाँ भी गणतंत्र की स्थापना करने लगे। तो देश के जो शासक थे उनको चिंता बन रही थी।
इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। तो इन शासकों ने क्या कि योजना बनाया कि ठीक है, गर्मी जब हो रहा है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सैनिक टुकड़ी भेजेंगे। तभी इसी समय देखिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। तभी नेशनल असेंबली को पता चल जाता है और वो क्या करता है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर देता है। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे और जमा होने लगे। जितने भी प्रांत थे फ्रांस के, वहाँ से लोग जो हैं आकर के स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने लगे, क्योंकि इतनी मशक्क़त के बाद तो मिली थी आज़ादी और फिर राजतंत्र स्थापित होने वाला था। तो इसीलिए उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। यूरोप के राजा के विरुद्ध और कुलीन के विरुद्ध जनता की आज़ादी, जनता के जंग के रूप में लोगों ने ले लिया इसे। ठीक है, उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उसमें कवि रॉजर द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। तो ये क्या था, आइए देखते हैं हम लोग। जितने भी लोग थे ना वो संगठन बनाने लगे, स्वयंसेवी सेना, और इन लोगों में देशभक्ति बहुत ज़्यादा जाग चुकी थी। और इसी में एक रॉजर द लाइल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक मार्सिले नामक एक देशभक्ति गीत की रचना की और वो गीत जो है पहली बार गाया गया मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया और अब यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। ये भी आप लोग लगा लीजिएगा कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। किसने लिखा, तो रॉजर द लाइल ने लिखा। यह सबसे पहली बार कब गाया गया था, तो स्वयंसेवियों के द्वारा गाया गया था जब वे पेरिस की तरफ कूच कर रहे थे, तब गाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ। 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनैतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनैतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। अब लोग क्या हुआ कि लोग जो हैं जितने भी सरकार की नीतियाँ थी, इन सब चीज़ों का संविधान सभा के द्वारा जितने भी नए नए चीज़ें हो रही थी, या प्रसा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया था, इन सब चीज़ों के बारे में बातें करने लगे थे। और जो बात कर रहा था ना उसमें एक समूह था, एक गुट था, और वो गुट देखते हैं क्या था। इनमें जैकोबियन क्लब सबसे सफल था। जो बात कर रहा था उसमें एक क्लब था जैकोबियन क्लब, वो सबसे ज़्यादा बातें कर रहा था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट सेंट ऑफ जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। तो जेकब जो क्लब था ना, वो कॉन्वेंट आप लोग जानते ही होंगे कि जहाँ पे किसी धर्म विशेष के लोग रहते हैं, जैसे कि खास करके ईसाई धर्म के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ के एक संत थे जेकब, उनके नाम पे ये नाम रखा गया था जैकोबियन क्लब। ठीक है, और ये जो जैकोबियन क्लब था ना, ये गरम दल का था। और हमारे देश में जो है टीपू सुल्तान भी जैकोबियन क्लब का ही हिस्सा था। और राजा राम मोहन राय भी थे ना, वो बहुत प्रभावित हुए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी लोग कि राजा राम मोहन राय कैसे इससे प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं। जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। तो जैकोबियन क्लब में कैसे कैसे लोग शामिल थे, तो बहुत ही छोटे छोटे वर्ग के लोग शामिल थे। इनका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। तो इनका एक नेता भी उभर आया, रॉबेस्पियर। बाद में इसी की सत्ता स्थापित होती है। जैकोबियनों ने एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबा पतलून पहनने का निर्णय लिया। तो जैकोबियन थे, वे कह रहे थे कि देश में जो है सिर्फ अमीर कुलीन इन्हीं की सुनी जा रही है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, अब हमारी भी कोई सुनने वाला होना चाहिए। अब इसका नेता जो बन जाता है रॉबेस्पियर बन जाता है, और वो जो है एक धारीदार जो है पतलून पहनने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धारीदार पतलून पहनने लगता है। ऐसा उन्होंने जो है समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यानी कि जो फैशन परस्त लोग थे, जो घुटने तक ब्रीचेस पहनते थे, तो उससे खुद को अलग बताने के लिए, दिखाने के लिए
इन लोगों ने ऐसा कपड़ा पहनना शुरू किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सतत समाप्ति के ऐलान का एक तरीका था। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इसमें इन लोगों का कहना था कि हम लोग जो कपड़ा पहन रहे हैं इससे क्या होगा कि एक समाज में संदेश जाएगी कि अब जो है कुलीन वर्ग की सत्ता समाप्त होने वाली है। यहाँ पे कॉन्वेंट दिया है, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, यानी कि कोई धार्मिक है जो कि अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है और वो जो समूह है उसके लिए जो इमारत बनाई जाती है उसे कॉन्वेंट कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। 100 कुलात, बिना घुटना वाला, बिना ब्रीचेस वाला जैकोबियन पहनते थे। यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। इसलिए जैकोबियनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाली। यानी कि जो पैंट पहनते थे ना ये लोग जैकोबियन लोग, उसको 100 कुलात कहा गया। और 100 कुलात का अर्थ होता है कि बिना घुटना वाला। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। ले बार्बियर के द्वारा जो बनाया गया था ना लाल रंग का टोपी ऐसे, तो ये जो है स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं इसमें भी जो है छठी छठी महसूस करने लगी थी। ठीक है, एक तो राजा के समय में भी कोई उनको हक नहीं था, अधिकार नहीं था। बाद में जब संविधान सभा आया उस समय भी कोई अधिकार नहीं मिला। अब जब जैकोबियन क्लब आ रहा है रॉबेस्पियर के नेतृत्व में, उस समय भी अधिकार नहीं मिल रहा है महिलाओं को। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबियनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। अब ये लोग योजना बनाने लगे, कौन? जैकोबियन। क्यों बनाने लगे? तो खाद्य पदार्थ की महंगाई जो है बढ़ रही थी, इस कारणवश। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को मार दिया और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। अब जो जैकोबियन क्लब के नेता थे ये लोग गए 10 अगस्त को ट्यूलेरिया के महल पर और वहाँ पे जाकर के जितने भी अंगरक्षक थे सबको मार दिए और राजा को जो है बंधक बना लिया। ठीक है, बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया कि इसके राजा के जो है पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। ठीक है, अगर नहीं डालता तो क्या होता, नेशनल असेंबली पे भी ये जैकोबियन क्लब हावी पड़ जाते। नए चुनाव करवाए गए, फिर से नया चुनाव हुआ और अभी जो है नेशनल असेंबली से ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है जैकोबियन क्लब। तो नए चुनाव करवाए गए और इसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। अब चूंकि जैकोबियन क्लब जो था वो कहीं ना कहीं इसमें गरीब लोग शामिल थे, तो इसीलिए 21 वर्ष से अधिक के सभी उम्र के, चाहे वो संपत्ति हो ना हो, सभी को अधिकार दे दिया गया चुनाव में। ठीक है, और चुनाव भी करवाया गया। अब जो एक नया, अब तो संविधान सभा का उतना पावर नहीं रहा, जो था वो जैकोबियन का हो गया था पावर। अब इसने जैकोबियनों ने क्या किया कि नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया। नया जो संविधान सभा बना उसको जो है कन्वेंशन नाम दे दिया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र की घोषणा कर दी। VVI क्वेश्चन, कब किया राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की घोषणा? तो 21 सितंबर 1792 को। जैसा आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना गणतंत्र वाला, ये TRE में पूछा गया है, आई थिंक 2 या 3 में, कि गणतंत्र सरकार से आप क्या समझते हैं। तो यह एक ऐसा सरकार होता है जहाँ पे प्रमुख का चुनाव जनता करती है। जैसे हमारे देश में क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, कहीं ना कहीं क्या कि मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से ही जनता, राष्ट्रपति का चुनाव जो कि सरकार का प्रमुख है, देश का प्रमुख है, तो जनता उसका चुनाव करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। जैसे ब्रिटेन में देखते हैं, तो ब्रिटेन में जो महारानी होती हैं वो प्रमुख होती हैं। तो जो गणतंत्र होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो प्रमुख होता है सरकार का या देश का, वो चुना हुआ होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में महारानी जो होती हैं वो एक ही होती है, राष्ट्रपति के जैसे 5-5 साल पे वो चुनी हुई नहीं होती है। ठीक है, तो वंशानुगत राजशाही इसमें नहीं होती है गणतंत्र में। गणतंत्र में क्या होता है कि देश का जो प्रमुख है वो चुनाव से आता है।
ठीक है। तो गणतंत्र की घोषणा हो गई, यानी कि अब फ्रांस में राजा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। संविधान सभा आया था तो राजा को एक पद दे दिया था, बट वो संविधान के द्वारा ही काम करेगा। लेकिन जैकोबियन क्लब आया तो राजा को ही हटा दिया और पूरे तरीके से साफ कर दिया और गणतंत्र की स्थापना कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। अब लुई 16 जो है प्रसा के राजा से बात कर रहा था, गुप्त वार्ताएं कर रहा था, तो ये जो देशद्रोह का आरोप लगा, इससे इसको मौत की सजा जो है सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही मेरी एंटोनेट को भी का भी वही असर हुआ। तो मेरी एंटोनेट को 16 अक्टूबर 1793 को फांसी दे दी गई थी और राजा को जो है 21 जनवरी 1793 को दे दी। अच्छा, ये डेट जो है ना आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए कैसे बताती हूँ मैं। 21 सितंबर 1792, ठीक है। सितंबर से जनवरी आई है 21 तारीख को ही, 21 जनवरी 1793, यानी कि 21 सितंबर 1792 और 21 जनवरी 1793। अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो इसमें जो है 5 मंथ का डिफरेंस है। तो डेट भी सेम है और ईयर तो चेंज हो ही जा रहा है, मंथ भी चेंज हो रहा है, बट ये एग्जैक्ट 5 महीने के बाद में जो है राजा को फांसी दे दी जाती है, जब गणतंत्र घोषित होता है तब से। तो आप ऐसे डेट याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आगे का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देशद्रोह देख लेते हैं बस। अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना, यानी कि यदि कोई भारत में रह रहा है और वो पाकिस्तान से जो है कांटेक्ट बनाए हुए हैं कि भारत पे कैसे आक्रमण करना है, तो वो जो है देशद्रोही हो जाएगा। ठीक, ऐसे देशद्रोहियों पे बहुत ही खतरनाक एक्ट लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो है आतंक का राज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।